विद्युत धारा संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब बातों का अध्ययन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं आज के शानदार लेक्चर की। चलिए पहले तो ये समझना बहुत जरूरी, आवेश क्या होता है, यानी कि वैद्युत आवेश। तो उनके पहले वैद्युत आवेश के पहले कुछ सामान्य बातें आपको सीखनी है। मान लो कोई तत्व है, वो किससे मिलकर बना है? अणुओं से। कोई तथ्य साथी वो किससे मिलकर बना है? अणुओं से। और अणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से। अणु किससे मिलकर बने साथियों? परमाणुओं से। और यदि परमाणु की बात करें तो परमाणु मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। साथियों इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी तत्व हैं, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व अणुओं से मिलकर बने हैं और अणु परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं अणु क्या होते हैं और परमाणु क्या होते हैं। जैसे मान के चलो कोई एक गेहूं का दाना है। दाना के 10-50 टुकड़े कर दिए हमने, 10-50 टुकड़े कर दिए तो नहीं, उस दाने को हमने अणुओं के रूप में तोड़ दिया। अब उसी दाना को हमने इतना माइन कर दिया कि उससे अब ज्यादा माइन करना संभव नहीं है। तो फिर हम उसका एक पार्टिकल उठाएं तो वो परमाणु है। और बाद में परमाणु के भी यदि उस छोटे से पार्टिकल के हम 3 टुकड़े और कर दें तो उनके नाम होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो साथियों जो अणु होता है किसी तत्व का एक छोटा टुकड़ा, और जो परमाणु होता है वो तत्व का सबसे छोटा टुकड़ा। जैसे मान लो चौक है, जैसे मान लो चौक के आप 10, 50, 20, 100 टुकड़े कर दो और इसके बाद आप क्या करो, उन टुकड़ों को इतना पीसो कि इससे ज़्यादा फिर पीसना संभव ना हो, यानी बिल्कुल महीन कर दो। पर एक टुकड़ा उठाओ, उसका नाम परमाणु है। यानी सबसे छोटा टुकड़ा किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। पहले ऐसा माना गया था कि परमाणु आपका अविभाज्य है, परमाणु के और टुकड़े करना संभव नहीं है। लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के 3 मूल कणों में परमाणु को तोड़ दिया गया है। तो तत्व किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। और परमाणु जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब साथियों एक बात समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक तत्व है, इसका नाम हमने ए दिया, इसका नाम साथियों हमने बी दिया, इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया, ठीक है। इसका नाम ए दिया, इसका नाम हमने बी दिया। इन दोनों को हमने आपस में रगड़ा। जब इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो साथियों क्या होता है कि एक तत्व से, यानी कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में जाने लगते हैं। मान के चलो साथियों कि ए पदार्थ से इलेक्ट्रॉन किसमें जाने लगी? बी पदार्थ में। दो तत्व थे आपके पास ए और बी, जब इन दोनों को हमने आपस में रगड़ा तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में जाने लगते हैं। तो एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। तो साथियों अगर बात करते हैं तो ए से इलेक्ट्रॉन बी में गए तो ए में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? ए में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और बी में प्रवेश कर गए तो बी में क्या? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि कंघी को बालों में, यदि कंघी को बालों में किया जाए, फिर उस कंघी को जमीन के पास ले जाओ तो छोटे छोटे टुकड़े इस कंघी में चिपक जाते हैं। इसके बाद आपने क्या देखा कि कंघी में विशेष प्रकार का गुण आ गया। अगर कंघी को बालों में रगड़ने से दूर आप जमीन के पास ले जाओगे तो कंघी में कोई पार्टिकल नहीं चिपकेगा। जब कंघी को हमने बालों में कर लिया तो छोटे छोटे जो जमीन में कागज के टुकड़े, धूल के कण इत्यादि थे वो कंघी में चिपकने लगे। तो ये गुण कहाँ से आया? ये गुण रगड़ने की बात ही तो आया। तो वही बात है कि एक पदार्थ ए, एक पदार्थ बी है। जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाने लगे और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो जाती है और जिससे जाते हैं उसमें कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी और बढ़ोतरी से वस्तुओं में एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है। जिससे वह वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगती है। इसी गुण का नाम साथियों वैद्युत आवेश होता है। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या हुई? कि पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह पदार्थ का गुण होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से। तो ये तो साथियों आवेश की परिभाषा रही। आपके 2 प्रकार के होते हैं साथियों, आपके आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यदि आवेशों के प्रकार की बात करें तो आवेश आपके 2 प्रकार के हुए। नंबर 1 धनात्मक आवेश
नंबर 1 धनात्मक आवेश और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। नंबर 1 धनात्मक आवेश और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। आवेशों को साथियों दो प्रकार में बांटा गया है, नंबर 1 धनात्मक आवेश और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश का हुआ, ऋणात्मक आवेश का होता है। तो धनात्मक आवेश में क्या होता है, धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और ऋणात्मक आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऋणात्मक आवेश में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। तो सीधी सी बात, यहां से भी बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वस्तु में उत्पन्न आवेश, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वस्तु में उत्पन्न आवेश धनात्मक आवेश कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण वस्तु में उत्पन्न आवेश ऋणात्मक आवेश कहलाता है। एक परिभाषा ये हो गई, या एक परिभाषा आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है उन पर धन आवेश होता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है उन पर ऋण आवेश होता है। तो आपके आवेश दो प्रकार के हो गए। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं साथियों, एग्जाम्पल है रेशम के कपड़े में कांच की छड़ को रगड़ा जाए। यदि रेशम के कपड़े में कांच की छड़ को रगड़ा जाए होगा, रेशम के कपड़े में कांच की छड़ को रगड़ा जाए तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी की वृद्धि, कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इसीलिए जो आपकी कांच की छड़ है, इसीलिए जो आपकी कांच की छड़ है उस पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, धन आवेश होगा। कांच की छड़ आपकी धनावेशित हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई जिस वस्तु पर, उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो धन आवेश होगा। और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाए उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो आपका ऋण आवेश होगा। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल साथियों ये है, यदि फर्म में एवोनाइट की छड़ को, तो अब यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि फर्श से कुछ इलेक्ट्रॉन एवोनाइट की छड़ में आ जाते हैं। रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ा था, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में पहुंच गए थे, तो यहाँ पर कांच की जो छड़ है वो आपकी धनावेशित हो गई थी, और जो रेशम का कपड़ा था वो ऋणावेशित हो गया था। यहाँ पर क्या है, जब फर को हमने एवोनाइट से रगड़ा, तो फर से कुछ इलेक्ट्रॉन एवोनाइट की छड़ में आ गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो गई। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो जाए, उस वस्तु में, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो जाए उस वस्तु में जो आवेश होगा साथियों वो कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी से जो आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से जो आवेश होता है वो आपका ऋणात्मक आवेश होता है। रेशम की छड़ को कांच में रगड़ें, रेशम के कपड़े को कांच में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ आपकी धनावेशित हो जाती है। और फर में यदि एवोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन फर से आ जाते हैं, एवोनाइट की छड़ आपकी ऋणावेशित हो जाए। साथियों अब डिस्कस करते हैं आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण। पहला पॉइंट निकल के आता है कि आवेश का संकेत क्या होता है। आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू भी बना लेते हैं या कैपिटल क्यू बना लेते हैं। साथियों जो आवेश का संकेत होता है, जो आवेश को हम जनरली बनाते हैं किस अल्फाबेट से बनाते हैं, वो क्यू से बनाते हैं, स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से। दूसरी बात साथियों ये है, अगर कोई बॉडी है, इससे मान के चलो इससे n इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर कोई बॉडी ए है और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इससे n इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें कितना आवेश उत्पन्न होगा, तो साथियों इसमें उत्पन्न होने वाला आवेश है वो होगा Q बराबर Ne की। ये बात समझ में आई आपको हमारी। कोई एक बॉडी है, अगर उसमें n इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं तो भी Ne आवेश होगा, यदि उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो भी Ne आवेश होगा। बस यदि बाहर से आ रहे हैं तो नेगेटिव आवेश होगा, यदि वो वस्तु स्वयं इलेक्ट्रॉन तैयारी तो उस पर पॉजिटिव आवेश होगा। तीसरी बात बच्चों यहाँ से निकल के ये आती है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का यूनिट क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जो आवेश का मात्रक होता है साथियों वो क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश की मात्रा की बात करते हैं तो क्या होता है, कूलाम होता है। और चौथा पॉइंट साथियों, अगर हम आवेश की बात करें कि आवेश सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो साथियों आपको याद रखना है कि आवेश है वो कैसी राशि है, आवेश आपकी अदिश राशि है। यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। पहला पॉइंट, आवेश को हम स्मॉल क्यू बनाते हैं या फिर कैपिटल क्यू बनाते हैं। अगर कोई बॉडी है वो n इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो उसमें Ne आवेश होगा, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं तो भी उस पर Ne आवेश होगा। बस आ रहे हैं बाहर से तो नेगेटिव आवेश होगा, अगर वस्तु स्वयं इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो उसमें पॉजिटिव आवेश होगा। मात्रा की बात करते हैं तो कूलाम होता है, और राशि की बात करते हैं तो वो कैसी राशि होती है, आपकी अदिश राशि होती है। साथियों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर कोई बॉडी है, ये मान लेते हैं कोई एक वस्तु है,
वस्तु साथियों इस समय विद्युत की उदासीन है। अब इस बात की हमें व्याख्या करनी है कि कोई भी परमाणु हो, परमाणु भी कह सकते, वस्तु या परमाणु है वो विद्युत का उदासीन होता है, इस बात की हमें व्याख्या करनी है। तो आपको याद रखना है कोई भी बॉडी हो एक्स वाई जेड, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये साथियों कॉन्सेप्ट है। कोई भी वस्तु हो या कोई परमाणु हो, कोई वस्तु हो कोई परमाणु हो, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब मान के चलो सपोज ये वस्तु है, इसमें अगर और 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 ही प्रोटॉन होंगे। जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यदि इस वस्तु में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना आवेश हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा माइनस का, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। और अगर 4 प्रोटॉन है तो कितना आवेश हो जाएगा, 4e पॉजिटिव आवेश हो जाएगा। यदि इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना मिल जाएगा, कुल आवेश की बात करेंगे तो 4e से 4e कैंसिल हो, कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। साथियों यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि कोई भी परमाणु है, कोई भी वस्तु है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और एक वस्तु पर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है, बस प्रकृति अलग होती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होता है। तो उस वस्तु में मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पे आवेश -4 ही हो जाएगा और 4 प्रोटॉन का आवेश 4 ही हो जाएगा। कुल आवेश की बात करेंगे 0 आ गया। यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाती है, कोई वस्तु है या कोई परमाणु है तो विद्युत का उदासीन होता है। दूसरी बात, अगर हम आपसे बात करते हैं कि एक कूलम आवेश में, अगर हम आपसे कहते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो साथियों फार्मूला होता है Q बराबर Na। Q बराबर 1 रखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, स्मॉल ई का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹। साथियों अगर यहाँ से n की बात करेंगे तो n बराबर निकलेगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 10/16 गुणा 10⁻19 ऊपर भेज दिया इसको हमने, काट दो इसको भाई, कितना आएगा 5/8 गुणा 10⁻19, 8 का भाग कर देंगे तो 0.625 × 10⁻19। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6.25 × 10⁻18। तो साथियों से कॉन्सेप्ट और निकल के आता है। कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है, अगर एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें, अगर एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो एक कूलम में साथियों इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणा 10⁻18। कभी क्वेश्चन आ जाए XYZ ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ जाए एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको मौजवानी भी याद रखना है कि एक कूलम में अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथियों आप समझते हैं विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा क्या होती है। साथियों जल बह रहा है तो जल प्रवाह की जो दर होती है उसको हम जल धारा कहते हैं। उसी प्रकार आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो विद्युत धारा कहलाती है। साथियों विद्युत धारा को हम I लिखते हैं, क्या लिखते हैं, I। तो I बराबर फार्मूला हो गया Q/T। I बराबर फार्मूला हो गया Q/T। यहाँ से कॉन्सेप्ट पकड़ने की बात करेंगे। मान के चलते हैं कोई चालक है और उस चालक में यदि t समय में Q आवेश प्रवाहित हुआ है, एक चालक है, उस चालक में t सेकंड में यदि Q आवेश प्रभावित हुआ है तो I बराबर होगा Q/T। यदि t का मान 1 ले लें, t बराबर यदि 1 सेकंड ले लें तो I बराबर क्या मिल जाएगा, I बराबर आपको मिल जाएगा Q। तब आपको I बराबर Q मिल जाएगा। तो साथियों विद्युत धारा की परिभाषा समझने पहले, जिस प्रकार जल बहने की जो दर होती है उसे हम जल धारा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार आवेश बहने की जो दर है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो पहली परिभाषा साथियों ये बन जाती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। साथियों जो पहली परिभाषा बन जाती है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब दूसरे हिसाब से समझेंगे, टी का मान हमने 1 सेकंड ले लिया, तो 1 सेकंड में जो प्रवाहित होने वाला जो आवेश है वो कितना है, Q है। तो I किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो यहाँ से एक परिभाषा ये भी लिखी जा सकती है कि 1 सेकंड में, यहाँ से परिभाषा ये भी लिखी जा सकती है 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अब थोड़ी देर के लिए रखकर ऐसा मान लें, Q बराबर 1 कूलम, Q बराबर 1 कूलम और T बराबर 1 सेकेंड। Q बराबर 1 कूलम और T बराबर 1 सेकेंड, तो I बराबर आपको मिलेगा 1/1, I बराबर हो गया आपका 1 एम्पियर। I बराबर 1 एम्पियर। यदि कभी एम्पियर की परिभाषा आ जाए, यदि कभी एम्पियर की परिभाषा आ जाए कि एम्पियर से आप क्या समझते हो, तो आप लिख सकते हो यदि किसी चालक में, चालक शब्द जोड़ना जरूरी है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तब उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। साथियों धारा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं।
पहली बात साथियों, धारा है वो आपकी कैसी राशि है? आदेश राशि है। कैसी राशि है? आदेश। अगर आपसे कोई पूछ ले आदेश राशि क्यों है, वैद्युत धारा आदेश राशि क्यों है, अगर ये बात आपसे कभी पूछी जाए, जनरली हम सुनते रहते हैं कि धारा की दिशा ए से बी है, बी से ए है, पर यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि फिर आदेश राशि कैसे हुई। सुनो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो कोई जंक्शन है, ये संधि है, यहाँ से आने वाली जो धारा है मान के चले साथियों 3 एम्पियर की धारा है, और यहाँ से जो आने वाली धारा है वो कितनी है? 4 एम्पियर की है। तो यहाँ से गुजरने वाली धारा हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 7 एम्पियर की। इस एंगल को आप मान लो 60 डिग्री, कितना मान लो? 60। अब अगले स्टेप में क्या किया हमने, इस कोण को थोड़ा हमने बढ़ा दिया, 60 से 80 कर दिया, और यहाँ से आने वाली धारा है 3 एम्पियर, और साथियों यहाँ से भी आने वाली धारा है आपकी 4 एम्पियर, तो कुल धारा कितनी होगी? 7 एम्पियर हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक बात देखी, यहाँ पर हमने बात का अध्ययन किया कि जब कोण 60 था तब भी 7 एम्पियर है, यहाँ पे कोण 80 है तब भी यहाँ पे 7 एम्पियर है, तो कोण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसीलिए साथियों जो वेक्टर नियम का पालन नहीं करती है, जो वैद्युत धारा है वो वेक्टर नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए साथियों कैसी राशि? आदेश राशि है। अगर इसके मात्रक की बात करते हैं, अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो आई बराबर क्या है? आई बराबर फार्मूला है Q बटी T। तो Q आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक साथियों कूलम, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो एक तो पहला मात्रक साथियों ये निकल के आता है कूलम प्रति सेकेंड, इसको हम एम्पियर भी लिख लेते हैं। तो यहाँ साथियों 2 बातें निकल के आई, राशि कैसी है आपकी? आदेश राशि है, और मात्रक क्या हुआ इसका? कूलम प्रति सेकेंड। क्योंकि अगर हम बात करें कि धारा को मापते किससे हैं, धारा का मापन किससे करते हैं, तो धारा का मापन साथियों अमीटर से करते हैं। धारा का मापन किससे करते हैं? अमीटर से। धारा का मापन एमीटर से करते हैं। ये साथियों श्रेणी क्रम में हमेशा लगाया जाता है, ये साथियों हमेशा किस में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। दूसरी बात, अगर हम धारा की दिशा की बात करें, अगर हम धारा की दिशा की बात करें तो मान लेते हैं कोई चालक है, और इस चालक में यदि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर साथियों इस डायरेक्शन में है, यदि इलेक्ट्रॉन साथियों इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाह की दर ए से बी की ओर है, तो धारा की दिशा होगी साथियों वो होगी बी से ए की ओर। बी से अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बह रहे हैं तो धारा साथियों अपोजिट डायरेक्शन में आती है। तो यहाँ से बात निकल के आती है कि जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा की विपरीत होती है। दूसरी बात साथियों ये है, अगर एक चालक है और इस चालक में साथियों धनावेश का प्रवाह है, इस धनावेश का प्रवाह ए से बी की ओर है, ए से बी की ओर है, तो धारा भी आपकी ए से बी की ओर जाएगी। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की विपरीत दिशा में और धनावेश के प्रवाह की ही दिशा में धारा की दिशा होती है। तो साथियों इस प्रकार से धारा की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। आदेश राशि है, मात्रा कूलम प्रति सेकंड होता है या एम्पियर लिख लेते हैं, एमीटर से नापी जाती है, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और धारा की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी आ रहे हैं तो धारा बी से ए जाएगी। और दूसरी बात साथियों, अगर धन आवेश आपके ए से बी की ओर जा रहे हैं तो धारा की दिशा आपकी ए से बी की ओर करते हैं। आवेशों की क्रिया क्या होती है इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आगे का टॉपिक आपको समझ में आएगा। मान के चलते हैं यहाँ एक प्लस क्यू आवेश है, और इससे मान लो आर डिस्टेंस पर, इससे आर डिस्टेंस पर एक दूसरा आवेश वो कितना है आपका Q2 है। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। अगर दो आवेश हैं पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो इनको बोलेंगे सजातीय आवेश। इनके में जो लगने वाला बल होगा साथियों वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण होगा। जे इस तरफ भागेगा और जे इस तरफ भागेगा। कहानी समझ में आई? इनमें समान आवेश होते हैं, सजातीय आवेश होते हैं, वो परस्पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। जे वाला आवेश इसको धक्का बाहर की ओर मारेगा, जे वाला आवेश इसको धक्का बाहर की ओर मारेगा। अगर दोनों नेगेटिव है साथियों तो भी बल लगने वाला प्रतिकर्षण ही होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव तो प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव तब भी प्रतिकर्षण। यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करते हैं, इन दोनों में किसी एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कर दें तो साथियों जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा? आपका आकर्षण होगा। अब कुछ जरूरी नहीं इसको भी नेगेटिव कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। दोनों आवेशों में कोई एक नेगेटिव एक कोई पॉजिटिव। तो जो ऐसे आवेश होते हैं वो विजातीय आवेश होते हैं, और इनके भी जो लगने वाला बल होता है वो आपका आकर्षण का होता है। अब बात करते हैं वैद्युत विभव की। अब बात करते हैं साथियों वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव से पहले वैद्युत क्षेत्र को जान लेते हैं। वैद्युत विभव से पहले हम वैद्युत क्षेत्र को जान लेते हैं, क्योंकि तो थोड़ी बातें वैद्युत क्षेत्र के प्रयोग की जाएंगी। मान के चलो एक कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो ये वाला जो चार्ज है अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये वाला प्लस क्यू चार्ज है अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यदि इसके समीप हम कोई छोटा सा आवेश ले आए क्यू नॉट, यदि इस आवेश के समीप हम कोई छोटा सा आवेश क्यू नॉट लाए तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे कैसा बल लगाएगा? बाहर की ओर लगाएगा, प्रतिकर्षण बल।
तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है। साथ यदि नेगेटिव होगा तो आकर्षण बल लगेगा इस पर, यदि ये पॉजिटिव होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो धन आवेश के कण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है साथियों तो ये वैद्युत क्षेत्र कहाँ के बाहर की ओर बनाएगा। यदि इसी में निगेटिव कर देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर होता है? अंदर की ओर। तो आपको पॉइंट एक समझना है कि वैद्युत क्षेत्र धन आवेश के कण बाहर की ओर होता है और ऋण आवेश के कण अंदर की ओर होता है। तो आप समझते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। एक बिंदु ए है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक बिंदु बी है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक बिंदु बी है। और साथियों ये बिंदु हमने मान लिया, ये बिंदु कहाँ है? इन्फिनिटी पर है आपका, कोई एक बिंदु इन्फिनिटी पर है। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा है, मान के चलो क्यू नॉट। ऐसा मान लेते हैं कि अनंत पर एक परीक्षण आवेश क्या है? क्यू नॉट। क्यू नॉट को साथियों हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। इस वाले आवेश को उठा के अगर हमें बिंदु बी पर रखना है, इस वाले आवेश को उठा के अगर हमें बिंदु बी पर रखना है तो हमें कार्य करना पड़ेगा। क्यों? ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ की ओर होगा? बाहर की ओर होगा। और आवेश कहाँ लाए हैं? अंदर की ओर ला रहे हैं। इसकी वजह से हमें कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये वाला आवेश इस वाले आवेश में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बाहर की ओर बल लगाएगा और इसको ला रहे हैं अंदर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो गया। तो इस आवेश को उठाकर हमें यहाँ रखना है तो हमें डब्ल्यू कार करना पड़ेगा। डब्ल्यू कार हमने मान लिया और अपॉन क्या लिख दिया? क्यू नॉट। साथियों यही जो वैल्यू है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यही आपका क्या है? यही आपका वैद्युत विभव है। इसके हम आपको दो परिभाषा समझाएंगे। पहली परिभाषा समझिए आप कि परीक्षण आवेश को अनंत से, ये पॉइंट अनंत है, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। जो लाने साथियों अनुपात का मतलब होता है, निष्पत्ति होता है इसका मतलब। और डब्ल्यू क्या है? परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। तो परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु बी तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ऐसी परिभाषा बना सकते हो। अगर नहीं बनाना है आपको ऐसे तो आप ये भी मान सकते हो क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम। क्यू नॉट 1 मान लें तो वी बराबर क्या मिल जाएगा? बोलो डब्ल्यू मिल जाएगा। तो वी बराबर हमें क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू मिल जाएगा। साथियों यहाँ से भी परिभाषा बन जाएगी आपकी। क्या बनेगी परिभाषा? कि एकांक धनावेश को, एक कूलम हो गया, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव के बराबर होगा। क्या समझे? एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ऐसा करो, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव के बराबर होता है। साथियों अगर हम बात करें, अगर विभव की बात करें तो विभव कैसी राशि है? आपकी आदेश राशि है। विभव में कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात साथियों मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करें, डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है? कूलम, जूल होता है। क्या होता है? जूल। क्योंकि कार का मात्रक जूल होता है, बट में लिखा है क्यू, यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो? कूलम। तो इसका जो मात्रक बना वो क्या बना? जूल प्रति कूलम। इसको हम वोल्ट में लिख लेते हैं साथियों। क्या लिख लेते हैं? वोल्ट लिख लेते हैं। यदि मैं वोल्ट की परिभाषा कहने के लिए आ जाए कि वोल्ट से आप क्या समझते हैं, वोल्ट से आप क्या समझते हैं, तो क्या बनाएंगे? देखिए इस वाले सूत्र में, यदि इस वाले सूत्र में क्यू नॉट का मान यदि हम 1 कूलम ले लें और डब्ल्यू बराबर भी हम 1 जूल ले लें तो वी बराबर क्या मिलेगा? वी बराबर मिलेगा हमें 1 जूल प्रति कूलम, या हमें वोल्ट 1 वोल्ट भी मिल जाएगा या 1 जूल प्रति कूलम मिल जाएगा। इस वाले डब्ल्यू का मान 1 ले लिया जाए और क्यू नॉट का मान भी 1 हो जाए तो 1/1 करेंगे, 1 आ जाएगा। तो वोल्ट की परिभाषा बनती है कि एकांक धनावेश को, याद देख लीजिए, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। क्या? एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उस बिंदु पर विभव 1। साथियों आप समझते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है? तो ये बिंदु O हो गया, यहाँ बिंदु A हो गया और यहाँ बिंदु B हो गया। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। यदि मान लो बिंदु B पर एक आपका कोई चार्ज क्यू नॉट, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, यदि इस वाले आवेश को उठा के अगर यहाँ रखना है आपको, तो यदि हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो कहाँ की ओर? बाहर की ओर होगा, क्योंकि प्लस आवेश की कण वैद्युत क्षेत्र में से बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा? बाहर की ओर होगा। अब ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे कैसा बल लगा रहा है? प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, क्योंकि दोनों कैसे हैं?
पॉजिटिव है, हम इसको उठा के यहाँ रखना चाह रहे हैं और बल लग रहा है बाहर की और हम ला रहे हैं अंदर की ओर, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य हमने डब्ल्यू मान लिया, वो कार्य हमने डब्ल्यू मान लिया और हमने परीक्षण आवेश से भाग दे दिया उस कार्य में, तो हमें क्या मिल गया, विभवांतर मिल गया। विभवांतर को शायद तो डेल्टा वी से लिख लेते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर है वही आपका क्या है, विभवांतर है। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे, पहली परिभाषा तो आप साथियों यहाँ से ऐसे निकालेंगे कि परीक्षण क्यू नॉट, साथियों इसको परीक्षण आवेश पढ़ लेते हैं। परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। डब्ल्यू क्या है साथियों, डब्ल्यू है परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, और इस लाइन को पढ़ेंगे हम अनुपात और क्यू नॉट को पढ़ेंगे परीक्षण आवेश। तो क्या हुआ कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कह सकते हो, क्यू नॉट को एक कूलाम मान लो, क्यू नॉट इक्वल टू एक कूलाम हो जाएगा, तो डेल्टा वी बराबर क्या मिलेगा, तो डेल्टा वी बराबर आपको डब्ल्यू मिल जाएगा। तो एक परिभाषा यहाँ से भी निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर है। अगर हम आपसे पूछ दें कि बिंदु बी पर विभव ज़्यादा होगा कि बिंदु ए पर विभव ज़्यादा होगा, तो आपको याद रखना है कि जो बिंदु ज़्यादा नज़दीक होता है वहाँ पर विभव कम होता है और जो बिंदु साथी दूर होता है वहाँ पर विभव ज़्यादा होता है। अब इसकी बात करते हैं कि राशि सादिश है कि आदिश है। तो ये भी साथियों राशि कैसी है, आदिश है। विभवांतर भी आपकी आदिश राशि है। यदि इसके मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक कूलाम जूल प्रति कूलाम बनता है, मात्रक बनता है साथियों जूल प्रति कूलाम, और साथियों जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक एक और होता है, वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। अगर यहां से हम वोल्ट की परिभाषा बनाए तो यदि W बराबर एक कूलाम एक जूल लिख दें, W बराबर एक हम जूल लिख दें और Q नॉट यदि हम एक कूलाम ले लें तो डेल्टा V बराबर क्या मिलेगा, डेल्टा V बराबर मिलेगा 1/1, तो डेल्टा V बराबर आपका 1 वोल्ट हो जाएगा, डेल्टा V बराबर आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से परिभाषा साथियों 1 वोल्ट की क्या बनाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग की बात है। एक कूलाम आवेश यहाँ रखो, उसको उठा के यहाँ रखो तो हमें कार्य करना पड़ेगा। यदि उस एक कूलाम आवेश को यहाँ से उठाकर यहाँ तक रखने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दो बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका 1 वोल्ट होगा। परिभाषा हम देखेंगे, एक कूलाम आवेश को, साथियों को कहा गया, एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तब उन बिंदुओं के बीच विभवांतर आपका 1 वोल्ट होगा। राशि आदिश है, मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है और इसको हम वोल्ट भी लिख लेते। साथियों वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब साथियों होता है बाधा या रुकावट। प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा या रुकावट, बाधा या रुकावट, बाधा या रुकावट। प्रतिरोध का मीनिंग होता है बाधा या रुकावट। जब जिससे मान लेते साथियों ये कंडक्टर है, ये मान लो चालक है, जैसे चालक की सरों के बीच हम एक कोई बैटरी जोड़ते हैं, जैसे साथियों चालक की सरों के बीच हम कोई बैटरी जोड़ते हैं, मान लिया V वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे कि चालक के सरों के बीच हम बैटरी जोड़ते हैं, V वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं, वैसे ही चालक के सरों के बीच I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो जाती है। तो साथियों यानी कि जो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी उसके मार्ग में रुकावट आएगी, उसके मार्ग में बाधा आएगी, उसी बाधा का नाम होता है वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध की एक बहुत सरल परिभाषा आप कह सकते हो कि धारा के मार्ग में आने वाली बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब ही होता है बाधा या रुकावट। तो साथियों इसकी बड़ी सरल परिभाषा है कि धारा के मार्ग में आने वाली बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। जी साथियों मान लो L लंबाई का एक चालक तार है, हमने ऐसा सपोज कर लिया कि L लंबाई का एक चालक तार है। जी साथियों जैसी भी वोल्ट की बैटरी जोड़ी साथियों उस चालक में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो गई। आपको याद रखना है किसी चालक में साथियों धारा तभी बहती है, किसी चालक में साथियों धारा तभी बहती है जब उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर दिया जाए। अगर साथियों इसको हम ये वाला जो सिरा है, अगर यहाँ विभव हम 0 मान लें, यहाँ पर V मान लें, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा साथियों वो डेल्टा V कितना V के बराबर हो जाएगा। किसी चालक में धारा तभी बहती है जब उसके चालक की सरों के बीच विभवांतर स्थापित किए जाए। जैसे हमने विभवांतर स्थापित किया I एम्पीयर की धारा बह गई, I एम्पीयर की धारा बह गई, तो V अपॉन I का साथियों जो रेशियो है, V अपॉन I का जो रेशियो है वही क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। ये मैथमेटिकल परिभाषा है।
गणितीय रूप में साथियों इसको ऐसा समझा जा सकता है। कैसे? हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत सारी बातें बताई, परिभाषा याद करने का तरीका समझाया हमने आपको कि अगर लाइन तो इसका नाम अनुपात है, और बी क्या है? बी है चालक के स्वरों के बीच स्थापित विभवांतर। आई क्या है? प्रवाहित धारा, विभवांतर की वजह से प्रवाहित धारा। तो यहाँ से परिभाषा निकल कर साथियों ये आती है कि चालक के स्वरों के बीच स्थापित विभवांतर। बी क्या है? चालक के स्वरों के बीच स्थापित विभवांतर। चालक के स्वरों के बीच स्थापित विभवांतर और प्रवाहित धारा का साथियों जो अनुपात है वही आपका वैद्युत प्रतिरोध है। एक परिभाषा साथियों यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध राशि कैसी है। तो वैद्युत प्रतिरोध साथियों एक राशि आदेश राशि है। कैसी राशि है? आदेश। अगर इसके मात्रक की बात करते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध का साथियों यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक साथियों यहाँ से निकालेंगे। V यानी कि विभवांतर, I यानी प्रवाहित धारा। तो विभवांतर का जो मात्रक लिखवाया था हमने वो वोल्ट लिखवाया था। क्या लिखवाया था? वोल्ट। तो यहाँ से मात्रक बनेगा आपका, मात्रक बनेगा वोल्ट प्रति एम्पियर। यहाँ से साथियों मात्रक बनेगा वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको हम ओम भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? ओम। तो प्रतिरोध के साथियों दो मात्रक हैं, एक तो वोल्ट प्रति एम्पियर, आप यहाँ से आगे लगा सकते हो वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर ओम। कैसी राशि साथियों? एक आदेश राशि है और मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम। ओम का संकेत होता है, ओम का साथियों संकेत होता है, ओम का संकेत हम इस तरह से बना देते हैं। तो प्रतिरोध का एक मीनिंग होता है बाधा या रुकावट। तो धारा के मार्ग में आने वाली बाधा रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। या फिर ऐसे समझिए आप, कोई L लंबाई की एक चालक तार है, जैसे भी वोल्ट की हमने बैटरी से जुड़ा। साथियों किसी चालक में धारा तभी बहती है जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाए। तो जैसे भी वोल्ट की हमने बैटरी जोड़ी, चालक में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो गई, I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो गई, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का साथियों जो रेशियो है वही आपका इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट होगा। तो परिभाषा में साथियों ऐसे कह सकते हैं, किसी चालक की सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसको साथियों R से लिखा जाता है। और अगर राशि की बात करते हैं तो आदेश राशि होती है, और मात्रक की बात करते हैं तो वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर क्या होता है? ओम। अब डिस्कस करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता सुनिए। नंबर एक, लंबाई पर। जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है, इस बात को आप गौर से समझेंगे। नंबर एक, लंबाई पर। हम दो चालक तार दे रहे हैं आपको। एक चालक तार मान लो जे है, एक चालक तार आपका जे है, और एक चालक तार आपका जे है इसी क्षेत्रफल का है। एक चालक तार लंबा है और एक चालक तार आपका छोटा है। और अगर हम आपसे बात करें, जे मान के चल लेते हैं इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई साथियों हमने मान लिया 4 सेंटीमीटर। एक चालक तार लंबा है, एक चालक तार छोटा है, तो जिस चालक तार की लंबाई ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, और जिस चालक तार की लंबाई कम होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। तो पहली बात साथियों यहाँ से निकल के आती है कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई की कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है? जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई की अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और यदि हम लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी हमारा घटेगा। सीधी सी बात कह सकते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात आती होता है क्षेत्रफल पर, कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल पर किस प्रकार से निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर साथियों किस प्रकार निर्भर करता है? तो जो R होता है, R व्युत्क्रमानुपाती होता है A के, R व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मीनिंग ये हुआ, यदि हम R का मान बढ़ाएंगे साथियों तो A का मान घटेगा, यानी A का मान घटाएंगे तो R का मान बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम आपसे कह दें कि एक तार जे है आपका, और इसकी लंबाई दूसरा तार बनाया हमने, बस मोटा बना दिया, थोड़ा मोटा बनाते हैं, क्षेत्रफल हमने ज़्यादा कर दिया। जब मोटा बनाया तो क्षेत्रफल हमने ज़्यादा कर दिया। अगर हम आपसे ये कहें कि इस वाले तार में आप प्रवेश करो, इस वाले तार में प्रवेश करो, तो इस वाले तार में प्रवेश करने में थोड़ी कठिनाई होगी, और इस वाले तार में प्रवेश यहाँ से करके यहाँ निकलना सरल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा साथियों उतनी सरलता होगी।
तो वही मीनिंग हुआ कि किसी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो समीकरण इसको 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें। दूसरी बात साथियों ताप पर, कि ताप पर साथियों प्रतिरोध किस प्रकार से निर्भर करता है। आप बताइए, किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाएंगे, ताप पर साथियों किस प्रकार से निर्भर करता है। जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध जो होता है साथियों, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ताप बढ़ाएं, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो अगली बात है साथियों पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर साथियों प्रतिरोध किस प्रकार से निर्भर करता है, इस बात को समझेंगे। मान लो 2 तार हैं आपके पास, एक तांबा का है और एक चांदी का है। एक तांबा का है और एक चांदी का है, इनकी लंबाई और क्षेत्रफल साथियों कैसे हैं, समान है। और अगर हम फिर आपसे ये पूछ दें कि बताइए तांबा का प्रतिरोध ज्यादा होगा कि चांदी का प्रतिरोध ज्यादा होगा, लंबाई समान है, क्षेत्रफल समान है, तो यहाँ से आइडिया नहीं लगा सकते हो। अगर लंबाई और क्षेत्रफल में अंतर होता है तो हम आइडिया लगा लेते, जो हमने बातें पढ़ाई हैं, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के अनुक्रमानुपाती। जब इनकी लंबाई और क्षेत्रफल दोनों समान है तो अब कैसे आइडिया लगा के हम बताएंगे कि इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो तांबा का प्रतिरोध चांदी की अपेक्षा कैसा होगा साथियों, ज्यादा होगा। चांदी का प्रतिरोध कम होगा, तांबा का प्रतिरोध ज्यादा होगा। यानी चांदी में जो आवेश प्रवाह है बड़ी आसानी से हो जाएगा तांबा की अपेक्षा। हालांकि तांबा भी उस करंट का अच्छा कंडक्टर है, लेकिन चांदी की अपेक्षा थोड़ा कम है। तो यहाँ चांदी का प्रतिरोध साथियों कम होगा, तांबा का ज्यादा होगा। इस बात से स्पष्ट होता है कि जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है तो पदार्थ की प्रकृति पे किस प्रकार से निर्भर करता है। समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंट क्या होता है। अभी हमने 2 बातों का अध्ययन किया। पहली बात हमने ये पढ़ी, किसी चालक तार का प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। दूसरी बात हमने पढ़ी, किसी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल की कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 इसे मान लिया और समीकरण 2 हमने इसको मान लिया। मैंने पहली बात का अध्ययन किया कि किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी, किसी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ा देने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। समीकरण और 1 और 2 को यदि संयुक्त कर दिया जाए, समीकरण 1 और 2 को संयुक्त कर दिया जाए तो साथियों बनेगा R अनुक्रमानुपाती L/A। यदि समीकरण और 1 और 2 को संयुक्त कर दिया जाए तो बनेगा R अनुक्रमानुपाती L/A। देख सकते हो, अगर ये ढक लो तो पहला वाला समीकरण नजर आ रहा, अगर L को ढक लो तो दूसरा वाला समीकरण नजर आ रहा है। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई नियतांक जोड़ा जाता है। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई नियतांक जोड़ा जाता है। तो यहां से जो हटाएं तो एक नियतांक जोड़ दिया, उसको बोलते हैं रो। ये हमने रो जोड़ दिया साथियों। ये जो रो है इसी का नाम साथियों नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी का नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी का नाम साथियों है विशिष्ट प्रतिरोध। यदि यहां से रो का मान निकालेंगे तो रो बराबर निकलेगा आपका RA/L। तो पहले तो साथियों इसके हम डेफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है। यदि L का मान 1 मीटर ले लिया जाए और A का मान 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए तो R बराबर रो या रो बराबर R मिलेगा आपको। 100% मिल जाएगा सर, ठीक है। अब यहां से परिभाषा क्या बननी चाहिए। ये रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध, वो R क्या है, प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर है कब, जब चालक की लंबाई 1 मीटर हो और क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो। इस परिस्थिति में चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर है जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। तो यहां से परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा बनेगी किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक या कोई पदार्थ भी कह सकते हो, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर है। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर है जो 1 मीटर लंबे
तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से उत्पन्न होता है। अगर इसके मात्रक की बात करें, करते हैं साथियों, क्या बनता है, R बराबर रो एल अपॉन ए निकाला। तो मात्रक की बात करते हैं, R प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ओम मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ओम मीटर। जी आपका आ जाएगा ओम मीटर। साथियों, जो विशेष बात समझनी है आपको, वो ये समझनी है, आप समझिए, मान लो एक तार लोहे का है या कॉपर का है। ये हमने तार एक कॉपर का बना दिया, और एक हमने जो तार उसी कॉपर का बना दिया, बस थोड़ी लंबाई और क्षेत्रफल में हमने परिवर्तन कर दिया। तो अब आपको ये बताना है कि दोनों के लिए रो का मान एक ही होगा या अलग अलग होगा। याद रखना है आपको, पदार्थ एक ही है, चाहे तार लंबा हो, चाहे तार छोटा हो, चाहे तार मोटा हो, तार किसी भी आकृति में है, किसी भी शेप में है, किसी भी आकार में है, विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा जब तक पदार्थ न बदला जाए। भिन्न भिन्न लंबाई, भिन्न भिन्न क्षेत्रफल के तार यदि एक ही पदार्थ के हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंट है वो मान भी क्या रहेगा साथियों, समान रहेगा। ओम का नियम क्या होता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ओम का नियम, ओम सलाह। जी मान लो चालक तार है, ये चालक तार है, इसका ये सिरा ए है, इसका ये सिरा बी है। क्या इसमें भी धारा बह रही है, कोई धारा नहीं बह रही है। चालक तार में तभी धारा बहती है जब उसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए। तो इस चालक तार को हमने बैटरी से जोड़ दिया, इस चालक तार को हमने बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ा, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तो इस चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई। जैसे चालक तार को हमने बैटरी से जोड़ा, वैसे ही चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई। तो क्या देखा गया कि ये देखा गया कि जो V है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, I के। V क्या है, चालक की सिरों के बीच स्थापित विभवांतर। I क्या है, विभवांतर की वजह से प्रवाहित धारा। ये निशान किसका है, अनुक्रमानुपाती का। तो ऐसा देखा गया कि चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्थाओं में क्या आएगा साथियों, लंबाई आएगा, क्षेत्रफल आएगा। नियम, ओम का नियम है क्या, ओम का नियम, ये आपका चालक AV है। जैसे कि हमने इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, जैसे हमने इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तुरंत I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई। तो ओम ने ये देखा कि जो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V है वो प्रवाह धारा की अनुक्रमानुपाती है। तो परिभाषा क्या होना चाहिए, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब, संवरण, ये चालक की भौतिक अवस्था है। यदि साथियों ये अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर प्रवाह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम ने बताया यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब, संवरण आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर प्रवाह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। V क्या है, V है चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर। I क्या है, उसकी वजह से प्रवाहित होने वाली धारा। तो यहाँ से कांस्टेंट हटाए, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो V बराबर मिलेगा RI, और यहाँ से सूत्र बन जाएगा B बटे I बराबर R, जहाँ R क्या है, एक नियतांक है साथियों। R क्या है, R एक नियतांक है। इस नियतांक को हम प्रतिरोध भी कहते हैं, इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध भी कहते हैं। बात क्लियर हो रही है। ओम के नियम की परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, V क्या है, चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर। I क्या है, उसकी वजह से प्रवाहित होने वाली धारा। R क्या है, नियतांक। तो परिभाषा साथी ऐसे भी दी जा सकती है कि चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर, चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर तथा प्रवाहित धारा I का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। परिभाषा ऐसी बनाई सकती है। यदि हम विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचें, यदि हम विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचें साथियों तो सरल रेखा प्राप्त होती है। ये V बटे I बराबर R है, ये V बटे I बराबर R है। साथियों कभी कभी आ जाता है, कभी कभी ये पूछ देते हैं कि विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है
या टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है, या परवलयाकार होता है, या अति परवलयाकार होता है, इस तरह के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उस ऑप्शन में जो सही बात होती है वो होती है सरल रेखा। यदि विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ खींचे हैं, सरल रेखा में प्राप्त होता है। एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से और एक नया सीख लीजिएगा कि जो राशियां अनुक्रमानुपाती में होती हैं उनके भी जो ग्राफ बनता है वो सरल रेखा में ही बनता है। तो जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती है, तो विभवांतर और धारा के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा में बनेगा। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? प्रतिरोधों को आप कितने प्रकार से जोड़ सकते हो? तो प्रतिरोधों को आप श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या फिर मिश्रित क्रम में प्रतिरोधों को 3 प्रकार से जोड़ सकते हो। समांतर क्रम में जोड़ सकते हो, और समांतर क्रम में जोड़ सकते हो, श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो, और मिश्रित क्रम में भी जोड़ सकते हो। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका समझिए। पहला रेसिस्टेंट हमने ले लिया, ये संकेत होता है प्रतिरोध का। ऐसा पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और फिर तीसरा प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध हमने लिए और इन प्रतिरोधों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। इन प्रतिरोधों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। इसका पहला सिरा ए बिंदु मान लिया, इसका दूसरा सिरा हमने बी बिंदु मान लिया, और यहाँ पर हमने इसका सी बिंदु, और यहाँ पे हमने इसको डी बिंदु मान लिया। जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ा तो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई। तो श्रेणी क्रम में आपको याद रखना है, श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं सब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होता है। तो इसमें भी आई एम्पियर की धारा, इसमें भी आई एम्पियर की धारा, इसमें भी आई एम्पियर की धारा। लेकिन एक बात जो अलग होती है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होगा। तो यदि यहाँ पर हम विभवांतर V1 मान लें, यहाँ पर विभवांतर अगर हम V2 मान लें, और यहाँ पर विभवांतर हमने V3 मान लिया, और जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंसेस आती है वो कितना है, V है। तो जो श्रेणी क्रम की जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा J है और दूसरा सिरा J है, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा J है और दूसरा सिरा J है, और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा J और दूसरा सिरा J है। तो श्रेणी क्रम में होता क्या है, पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से, और दूसरे वाले का दूसरा सिरा पहले वाले के तीसरे के पहले सिरे से। समझने की कोशिश करिएगा। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। और जो अंत में जो प्रतिरोध होता है, मानो 3 4 ले तो अंत में जो प्रतिरोध होता है उसका दूसरा सिरा और पहले वाले का पहला सिरा बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें अलग चीज कौन है, इसमें अलग है V1 V2 और V3, यानी सभी प्रतिरोधों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है। और कॉमन कौन चीज है, धारा कॉमन है। तो बंटवारा किस चीज का हो रहा है, हम ये लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1। अगर पहले वाले प्रतिरोध में हम V1 की बात करें, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम के नियम से, ओम का नियम मैंने बताया था V/I बराबर R। तो यहां से V की बात करें तो क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। अगर यहां से V1 की बात करें, तो IR1 हो जाएगा। समीकरण नंबर, इसको समीकरण आप कोई, ये समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। इसी प्रकार हम V2 की बात करते हैं तो V2 बराबर क्या मिलता है, IR2। अब आपके दिमाग में प्रश्न चलने लगा होगा कि यहाँ पर I1 R1 क्यों नहीं किया आपने। तो I1 R1 हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इस वाले प्रतिरोध में और इस वाले प्रतिरोध में और इस वाले प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा वो सभी समान है। सीरीज ऑर्डर में अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उसमें बहने वाली धारा का मान समान होता है, बस अलग जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V2 IR2 हो गया, समीकरण इसको 3 दे दो। अगर इसके हम V3 की बात करते हैं तो V3 बराबर मिलेगा IR3, समीकरण इसको हम 4 देंगे। 2 3 और 4 के मान समीकरण 1 में अगर रख दिए जाए तो V बराबर मिलता है IR1, जी हो जाएगा साथियों IR2, और जी हो जाएगा IR3। तो यहाँ से I कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से जो साथियों मिलेगा V/I बराबर R1 प्लस R2 प्लस I3,
ओम के नियम से V बटी आई किसके बराबर हो जाएगा साथियों, R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये साथियों आपको सीरीज ऑर्डर में जो तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र बनता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लो 4 जोड़े होते हैं तो R4 हो जाता, आगे 5 जोड़े होते हैं तो R5 हो जाता, मान लो n जोड़े होते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू डॉट डॉट Rn। बच्चों समझते हैं कि समांतर क्रम में जब आपके 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं या 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या निकलता है। तो मान लिया R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इन सबको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। जैसे साथियों I एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई, जैसे कि बैटरी से I एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई तो यहाँ पे बंटवारा धारा होगा, I1 ऊपर, I2 इधर और I3 नीचे चली गई। तो समांतर क्रम में किस चीज का बंटवारा होता है, धारा का बंटवारा होता है। समांतर क्रम में धारा का बंटवारा हो तो I एम्पियर की धारा जो चली यहाँ से वो 3 भागों में बटी, I1 I2 और I3 में। इनका जो कॉम्बिनेशन करते हैं किस प्रकार से करते हैं, देखिए पहले वाले प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरे वाले प्रतिरोध का भी पहला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और तीसरे वाले प्रतिरोध का भी पहला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ और दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ और तीसरे वाले प्रतिरोध का भी दूसरा सिरा यहाँ। यानी सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे भी एक दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं और इन दोनों बिंदुओं को हम बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो धारा का बंटवारा है, पोटेंशियल डिफरेंस सब में समान है। तो किस चीज का बंटवारा हुआ साथियों, धारा का बंटवारा हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण नंबर 1। अगर पहले प्रतिरोध में धारा की बात करें I1 की तो I बराबर क्या होता है, ओम का नियम, ओम का नियम आपने पढ़ा है। ओम का नियम क्या होता है, V बटी I बराबर R। तो यहाँ से I1 की बात करेंगे तो मुझे मिल जाएगा V अपॉन R1। यहाँ पे साथियों जो कॉमन चीज है वो क्या है आपकी, यहाँ पे जो कॉमन चीज है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, धारा का बंटवारा होता है। और अगर हम I2 की बात करें तो I2 बराबर मिलेगा V अपॉन R2। I2 की बात करें तो V अपॉन R2 हो गया, समीकरण 3 मान लेते हैं। और अगर I3 की बात करें तो क्या मिलेगा, V अपॉन R3। समीकरण इसको हम 4 मान लेते हैं। 2 3 4 समीकरण के मान रख देंगे हम तो I बराबर मिलेगा V अपॉन R1, यहाँ मिलेगा V अपॉन R2 और यहाँ मिलेगा हमें V अपॉन R3। अगर यहाँ से V कॉमन कर लिया जाए तो हमें मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3। इसको बटे में ले आओ तो I/V बराबर मिलेगा I/V बराबर 1/R1 1/R2 और 1/R3। ओम का नियम क्या होता है, V बटी I बराबर R, तो I/V बराबर 1/R हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे हम 1/R, तो 1/R बराबर हो जाएगा आपका 1/R1 और 1/R2 और 1/R3। साथियों अगर हम समांतर क्रम में n प्रतिरोध जोड़ते हैं और फिर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 अप टू डॉट और R कितने ही प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो साथियों ये आपकी समांतर क्रम की व्यवस्था है। पहला प्रश्न साथियों, ये सर्किट आपके सामने बना हुआ है, ये मुझे बताना है कि सेल द्वारा प्रवाहित धारा कितनी है। तो पहला काम होता है तुल्य प्रतिरोध निकालना। अब तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, या डायरेक्ट आपको सीरीज ऑर्डर में मिल जाए तो सीरीज इनका योग कर देते हैं। अगर पहले कॉम्बिनेशन में मिल जाए डायरेक्ट तो 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R2 का सूत्र लगा देते हैं। मिश्रित क्रम मिल जाए साथियों, कुछ समांतर में हो कुछ श्रेणी में हो, तो सबसे पहले देखा जाता है कि कहाँ से सॉल्व करना सरल होगा। साथियों सर्किट की अगर हम बात करें तो धारा का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है, यानी कि निम्न विभव सिर वाले से उच्च विभव वाले सिरे की ओर होता है। साथियों में आपको एक बात और समझा दें, ये माइनस का मतलब ये नहीं होती कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, बल्कि सिर्फ मतलब ये होता है कि सिरा है वो निम्न विभव पर है और प्लस का मतलब ये उच्च विभव पर है। तो धारा का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होगा। जैसे साथियों धारा यहाँ पे आएगी तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। मान लेते हैं कि I1 साथियों इधर गई और I2 इधर गई। तो जहां पर साथियों धारा का डिवाइड होता है, जहां पर साथियों धारा का बंटवारा होता है, वो प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में होते हैं। तो 8 और 8 कायम हो जाएंगे, आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 ओम
एंड 8 ओम आर पैरेलल ऑर्डर। इसमें साथियों पैरेलल ऑर्डर, तो आर का सूत्र क्या निकलेगा साथियों, जब दो प्रतिरोध दिए हों और समांतर क्रम में हो, जब आपके दो प्रतिरोध दिए हों और समांतर क्रम में हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग कर देते हैं। तो दोनों का गुणनफल कर दो, 8 गुणा 8 बटे 8 प्लस 8, 8 64 बटे 16, 16 का भाग कर देंगे, 16 चौको 64, 4 ओम आएगा साथियों। साथियों इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के स्थान पर जो प्रतिरोध लगाएंगे वो कितने ओम का लगाएंगे, 4 ओम का। यानी कि 8 8 आप समांतर में लगा दो या एक 4 का सीरीज क्रम में जोड़ दो। जब इन दोनों के स्थान पर साथियों 4 ओम का लग जाएगा, फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, धारा यहां से चलेगी, फिर कोई बंटवारा नहीं है, फिर एक ही लाइन में सभी प्रतिरोध आ रहे हैं। देखो आ रहे 5 4 और 1, जब एक ही लाइन में आ रहे हैं तो वो होती है सीरीज ऑर्डर में। तो साथियों में यहां पर लिखेंगे 4 ओम 5 ओम एंड 1 ओम आर सीरीज ऑर्डर। किस क्रम में है, सीरीज ऑर्डर में है। तो इनका जो आर नेट होगा, सीधे योग कर देंगे, 4 + 5 + 1 कितना साथी हो गया आपका, 10 ओम हो गया। सीरीज ऑर्डर की बात करते हैं, सीरीज ऑर्डर में कितने भी प्रतिरोध लगे रहे सबका सीधा सीधा योग होता है, 10 ओम हो गया। अब हमें चाहिए धारा, तो वाई ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि V/I बराबर R। ओम का नियम कहता है V/I बराबर R। अगर साथियों यहाँ से I की बात करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R। B कितना दिया है, B आपका 10 वोल्ट दिया है, तो यहाँ करेंगे हम उसको 10/10, 10 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। तो धारा का मान साथियों कितना आया आपका, 1 एम्पियर। यानी शेल से प्रवाहित धारा की बात करते हैं तो साथियों 1 एम्पियर। अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए, अगर अभी कभी साथियों ये पूछ दिया जाए कि 8 ओम और 8 ओम और 5 ओम और 1 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, सर्किट दिया होगा, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कह सकता है, या सेल या बैटरी से प्रवाहित धारा पूछ सकता है, या प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछ सकता है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें साथियों, अगर हम पूछ दें कि 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 के और 8 के, तो कैसे निकालते हैं। अगर हम आपसे ये पूछ दें कि V1 ओम, इसका मतलब साथियों क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। तो पहले तो आप ये देखो कि 1 ओम में धारा कितनी बह रही है, धारा यहाँ से चलेगी, यहाँ बटेगी, फिर इकट्ठा हो जाएगी, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ जाएगी। इस 1 ओम में जो बहने वाली धारा साथी वो कितनी है आपकी, 1 एम्पियर। तो इसमें बहने वाली जो धारा साथी वो 1 एम्पियर है। तो V बराबर फार्मूला क्या होता है, V बराबर फार्मूला होता है IR, V बराबर फार्मूला होता है IR। तो इसमें जो बहने वाली धारा है वो 1 एम्पियर। तो 1 प्रतिरोध भी 1 है, तो 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा साथियों। थोड़ा गौर करेंगे, कोई खास बात नहीं है। अगर हम पूछ दें कि 5 ओम की सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V5 ओम, तो इसमें भी साथियों बहने वाली धारा होगी, यहाँ से चलेगी 1 एम्पियर, चलते चलते यहाँ बटेगी, यहाँ फिर इकट्ठा हो जाएगी, तो इसमें भी एक ही बहेगी। तो 5 गुणा 1 करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते समय प्रतिरोध धारा का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर कितना आया साथियों, 5 ओम आया। अब आपको क्या लगता है, जो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है साथियों, यानी कि जो बैटरी का जो विभवांतर जो स्थापित कर रही है बैटरी वो 10 वोल्ट है, और आपका जो विभव पतन हो चुका है, इस पे 5 हो चुका है, इस पे कितना हो चुका है, 1 हो चुका है, तो टोटल 6 विभव पतन हो चुका है। अब बचा आपके पास कितना, 4। तो अगर हम 8 और 8 के बीच कहेंगे तो 4 ही होगा। अब प्रश्न यहाँ खड़ा ही हो जाता है कि इसके सिरों के बीच कितना होगा, इसके सिरों के बीच कितना होगा, तो जितना इसके सिरों के बीच होगा उतना ही इसके सिरों के बीच होगा। क्यों, दोनों आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनके भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो साथ ही बराबर होता है। तो 10 वोल्ट था, तो इसके सिरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस साथियों 1 वोल्ट हो चुका है, 1 वोल्ट। और यहाँ कितना हो चुका है साथियों, यहाँ पर जो विभव पतन है वो साथियों 5 वोल्ट का हो चुका है। था 10 वोल्ट, तो 5 1 6 4 बचा, तो हम लिख सकते हैं V8 ओम बराबर B8 ओम, कितना बचा, 5 1 6 4 वोल्ट,
तो बात अगर यहाँ पे ये पूछ दें कि 8 ओम की सरों के बीच विभव पतन, तो आपका कितना होगा 4 ओम, यहाँ भी 4 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ साथियों 1 वोल्ट। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है कि हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है और धारा निकालनी है और 3 ओम की सरों के बीच हमें विभवांतर निकालना है। तो आर नेट निकालना है। धारा का प्रवाह होगा निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे को, धारा ऐसी बहेगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे धारा का बंटवारा होगा, कुछ धारा यहाँ जाएगी, कुछ धारा यहाँ जाएगी। तो यहाँ पर धारा का बंटवारा हो रहा है तो 2 ओम 2 का आप किस में हो जाएगी, आपकी समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 ओम एंड 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम आर पैरेलल ऑर्डर, किसमें जाएगी पैरेलल ऑर्डर में हो जाएंगे। तो अब आर की बात करें, हमने बताया था आपको अगर दो प्रतिरोध और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका जो नेट निकालते हैं दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। तो दोनों गुणनफल कर दो, गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2। तो यहाँ साथियों आएगा 4 बटे 4, 4 से 4 काटेंगे कितना आएगा 1 ओम आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी जो 2 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं उनके स्थान पे आप 1 ओम का लगा सकते हो। आप 1 ओम और 3 ओम किस में हो जाएंगे, सीरीज ऑर्डर में हो जाएंगे फिर आपकी। तो यहाँ लिख सकते हो आप 1 ओम और ये कितना आया 1 ओम एंड 3 ओम आर सीरीज ऑर्डर, आर सीरीज ऑर्डर। सीरीज ऑर्डर का साथी जो आर नेट होता है निकालना बहुत सरल होता है, ऐड कर देते हैं सीधे सीधे 1 2 3 2 5 ओम, कितना आया साथियों 5 ओम आया। अब आर नेट तो आपका 5 ओम आ गया। अब निकालनी है मुझे धारा निकालनी, क्या निकालनी है धारा। तो वाई ओम्स लॉ, अगर ओम के नियम से हम बात करें, अगर हम ओम के नियम से बात करें तो आई बराबर क्या निकलेगा, क्योंकि ओम का जो नियम होता है वो होता है वी बटे आई बराबर आर। तो अगर यहाँ से हम आई की बात करेंगे तो आई बराबर निकलेगा वी बटे आर। अब आप बताइए जो आर जो रखते हैं साथ ही आर नेट रखते हैं, जो टोटल आता है आपका, अब कितना आपका वोल्टेज है 10 वोल्ट है तो 10 रख दो। आर नेट क्या निकला है आपका 5 निकला है, 5 का भाग करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एम्पियर की साथी धारा आ गई। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो 3 ओम के बीच निकालना है। हम आपको 2 2 1 3 सब के बीच निकालना सिखाएंगे। 2 प्रकार से आप निकाल सकते हो। पहला प्रकार समझिए आप, टोटल आपके पास 10 है, ठीक है। इसमें धारा कितनी बहेगी बताइए, इसमें धारा कितनी बहेगी, इसमें धारा 2 एम्पियर की बहेगी, क्योंकि धारा जब यहाँ से आएगी तो सबसे पहले इसमें जाएगी। तो अगर हम बात करें 1 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर की, तो प्रतिरोध लिख दो 1 लिख दिया, धारा कितनी जा रही है इसमें 2, तो 2 लिख दो। तो 1 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा, 2 वोल्ट आ गया। अब इसमें निकाल लो, पहले 3 में निकाल देंगे अगर हम, तो V3 ओम की बात करते हैं तो प्रतिरोध कितना है 3, धारा कितनी आएगी साथियों, यहाँ बटने के बाद फिर इकट्ठा हो जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी 2 इसमें जाएगी। तो 3 गुणा 2 करेंगे 3 दूनी 6 वोल्ट हो गया, 3 दूनी 6 वोल्ट। अब आपके पास टोटल था 10 और 6 2 8 वोल्ट का विभव पतन हो चुका है। आपके पास टोटल था 10 और इसमें कितना हो गया साथियों, इसमें 2 का हो गया और इसमें 6 का हो गया, यानी कि यहाँ पर जो विभव पतन है वो 6 है, यहाँ पर जो विभव पतन है वो आपका 2 है। तो 3 दूनी 6 2 8 हो गया, बचा आपके पास 2, आपके पास सिर्फ 2 बचा। अगर हम बात करें इसके और इसके बीच में, तो यानी कि V2 ओम इक्वल टू V2 ओम बराबर टोटल था 10, 6 2 8 हो चुका है पतन, तो आपके पास बचा 2 वोल्ट का विभव पतन। तो अगर बात करें इनके और इनके बीच, एक इनका जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जितना इसके बीच विभव पतन होगा सिरों के बीच, उतना ही इसके सिरों के बीच विभव पतन होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो एक आइडिया और है, आप धारा का डिवाइडेशन समझिए। धारा 2 ओम की चली, सॉरी धारा 2 एम्पियर की चली, यहाँ पे साथियों जब धारा आई धारा का बंटवारा हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये खड़ा हो जाए कि इसमें कितनी जाएगी, इसमें कितनी जाएगी। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी जो रेसिस्टेंट है अगर वो बराबर है तो धारा भी बराबर ही जाएगी, बराबर जाएगी ना। तो 1 एम्पियर साथियों इसमें बहेगी और 1 एम्पियर साथियों इसमें बहेगी। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। इसके बीच कितना व्यवधान होगा साथियों 2 वोल्ट, यहाँ कितना हुआ साथियों, यहाँ 6 वोल्ट। अब यहाँ निकालना है, इसमें धारा कितनी है
इसमें धारा 1 ही तो है, तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 साथियों 2 हो जाएगा। इसमें भी 1 ओम गई, तो इसके शेयरों की पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ भी 2 वोल्ट का हो जाएगा। अब ऐसे भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो जिसमें निकालना हो, क्वेश्चन में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है और धारा निकालनी है और 3 ओम की शेयरों के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहला काम होता है तुल्य प्रतिरोध निकालना। देखिए ये बैटरी लगी हुई, ये इसका निम्न सिरा है, ये इसका उच्च सिरा है विभव का। धारा का प्रवाह -C + Q होगा। धारा 3 ओम से होती 1 ओम में आएगी, यहाँ पर इसका डिवाइडेशन हो जाएगा। तो 2 ओम 2 ओम किस में के साथ ही आपके समांतर क्रम में। तो लिखेंगे 2 ओम एंड 2 ओम आर पैरेलल ऑर्डर। पैरेलल ऑर्डर के साथियों निकालने का तरीका हमने आपको समझाया था, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग, 4/4 बराबर आ जाएगा आपका 1 ओम। साथियों इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर अब जो प्रतिरोध लगेगा वो 1 ओम का लगेगा। कितने का लगेगा साथियों, 1 ओम का लगेगा। अब धारा यहाँ से होती आएगी 3 से 1 ओम में, फिर यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर 2 और 2 न लग के सिर्फ 1 ओम का लगेगा। फिर ये सब किस में हो जाएंगे, आपके सीरीज ऑर्डर में हो जाएंगे। तो लिखेंगे 3 ओम 1 ओम एंड 1 ओम आर सीरीज ऑर्डर, आर सीरीज ऑर्डर। निकालो आर नेट के इक्वल टू क्या निकलेगा, सबको जोड़ दो, 3 1 4 4 1 5, 5 ओम आ गया। इसका जो आर नेट निकला है साथियों वो कितना निकला है, 5 ओम। आर नेट का मतलब आप लिख सकते हो ए और बी के बीच अगर तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 ओम आ जाएगा। अब हमें धारा चाहिए, धारा निकालना भी सरल होता है। जितने वोल्ट की बैटरी लगी है अगर उसमें तुल्य प्रतिरोध से हम भाग कर दें तो हमें धारा निकल आती है। तो आई की बात करते हैं, तो आई बराबर लिखेंगे V/R नेट। आर नेट तो V कितना है आपका, 6 वोल्ट का है। धारा कितनी निकली आपकी, 5 वोल्ट की। भाग कर देंगे तो कितनी आएगी, 1.2 एम्पियर आएगी साथियों। अब हमें क्या निकालना है, 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। जो 3 ओम का लगा हुआ आपका यहाँ लगा हुआ है, तो इसमें धारा कितनी है, इसमें धारा 1.2 ओम की। चूंकि धारा जब यहाँ से यहाँ आएगी तो कोई बंटवारा तो हो नहीं रहा है, तो 3 ओम में जो बहने वाली धारा है वो आपकी 1.2 एम्पियर है। तो साथियों लिखेंगे V3 ओम का मतलब हुआ 3 ओम की सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध और धारा का गुणा कर दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आई 3.6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 3.6 वोल्ट। तो अगर और में निकालना हो आपको, अगर 1 में निकालना हो, 2 में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अगर 1 ओम की सिरों के बीच निकालना हो तो यहाँ भी सर धारा का बंटवारा नहीं हो रहा। धारा कितनी, 1.2 आएगी, तो 1 गुणा 1.2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1.2 वोल्ट। अब आपके पास टोटल है 6 और विभवपतन हो चुका है आपका 3.6 और 1.2। अब 2 ओम कायम है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनके भी जो विभवपतन होगा वो समान ही होगा। अब बचा कितना है आपके पास, अगर हम बात करें 2 ओम की सिरों के बीच विभवपतन की, तो सभी बराबर होंगे जी। 6 में से घटा देंगे दोनों को जोड़ के, ये क्या है आपका 3.6 + 1.2, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर। ये सर्किट है, सर्किट में ए और वी के बीच साथियों जो प्रतिरोध लगे हैं 4 2 2 और 1। हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है और सर्किट में धारा निकालनी है और ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और 3 ओम की सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। साथियों जैसे यहाँ से धारा आएगी तो यहाँ पे धारा का डिवाइडेशन होगा, 4 और 2 में सेम जाएगी और 2 1 में भी सेम जाएगी, तो 2 और 4 आपके किस में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। 4 ओम और 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम किस क्रम में साथियों, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर इनकी आर नेट की बात करेंगे तो 4 2 6 ओम आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर एक प्रतिरोध हम लगा सकते हैं 6 ओम का। और अगर इनकी बात करें
तो इन दोनों के स्थान पर साथियों प्रतिरोध लगा सकते हैं 3 ओम का। कितने ओम का? 3 ओम का। क्योंकि जे भी किस में हो जाएंगे? जे भी आपके सीरीज ऑर्डर में हो जाएंगे। तो लिखेंगे 2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है। 2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है। साथियों अगर इनके हम आर नेट की बात करते हैं तो 2 1 3 ओम इनका हो गया। आप देखिए 6 और 3 किस में दिखाई दे रहे हैं आपके? 6 और 3 आपके समांतर क्रम में है। 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में साथियों? समांतर क्रम में है। अगर इनके आर नेट की बात करें तो साथियों कोई दो रेसिस्टेंट यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनका आर नेट निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट बटे दोनों का सम। तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 6 गुणा 3 बटे 6 प्लस 3। तो इसको करेंगे 18 बटे 9 यानी कितना हो गया? 2। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे के स्थान पर, इस पूरे के स्थान पे आप 1 2 ओम का लगा सकते हैं। कितने का? 2 ओम का। तो 2 और 3 आपके किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। यानी कि 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। अब यदि इनकी आर नेट की बात करें, तो 3 2 5 ओम हो गए। पहला सवाल था साथियों कि ए और बी के बीच हमें नेट रेसिस्टेंट निकालना था। तो ए और बी के बीच यदि नेट रेसिस्टेंट की बात करें तो इसको जब साथियों हमने हल किया तो कितना निकला था आपका? 2 ओम निकला था। तो आर ए बी यानी ए और बी के बीच नेट रेसिस्टेंट है वो आपका 2 ओम आया। दूसरी बात हमें निकालनी है करंट। करंट निकालते वक्त क्या समझते हैं कि जितना बैटरी का वोल्टेज हो और अगर उसमें नेट रेसिस्टेंट से भाग कर दिया जाए तो करंट निकल आती है। तो आई निकालेंगे। आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर नेट। V अपॉन आर नेट। V कितना है आपका? V आपका 10 है और आर नेट कितना है आपका? 5 है। 5 दूनी 10, 2 एम्पियर आ गई। कितनी आ गई? 2 एम्पियर। अब VAB निकालना है। VAB निकालना है। इसका मतलब हुआ साथियों VAB निकालना है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। टोटल है आपका 10 वोल्ट, इसी का व्यवपतन होना है। तो अगर हम यहाँ पर ज्ञात कर लें कि 3 ओम के सिरों के बीच कितना व्यवपतन हुआ तो इसके बीच निकालने हमें आसानी हो जाएगी। तो अगर हम 3 ओम के पहले निकाल लें, V3 ओम निकाल लें, प्रतिरोध 3 है। अब धारा इसमें कितनी रहेगी? धारा जब यहाँ से 2 एम्पियर की आएगी, यहाँ पर बंटवारा होगा, फिर इकट्ठा हो जाएगी, फिर 2 एम्पियर की आ जाएगी। तो इसमें धारा साथी वो 2 एम्पियर की। तो 3 दूनी 6 वोल्ट। इसके भी जो व्यवपतन है साथियों 6 वोल्ट हो जाएगा। 6 वोल्ट। अब आपके पास है टोटल 10 वोल्ट। और 6 वोल्ट का व्यवपतन हो चुका। तो कितना बचा? 4। तो 10 में से 6 घटा दें, कितना आ जाएगा आपका? 4 वोल्ट। साथियों संक्षिप्त तरीके से आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। हमें अमीटर का पाठ्यांक निकालना है। अमीटर का मतलब होता है जो वैद्युत धारा नापने वाला जो यंत्र है उसको हम अमीटर कहते हैं। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम के साथ संयोजित किया जाता है। तो अमीटर के पाठ्यांक का मतलब हुआ कि 3 ओम में बहने वाली धारा पता चल जाए तो वही अमीटर में बहेगी। पहला सवाल हमारा, अगर हमें 3 ओम में बहने वाली धारा पता चल जाए तो वही अमीटर में बहेगी। तो अगर 3 ओम में हमें धारा पता चल जाए तो अमीटर का पाठ्यांक पता चल जाएगा। पहला काम तो साथ ये होता है कि इनका नेट रेसिस्टेंट निकालो कितना है। तो आपको क्या लगते हैं कि ये 3 और 3 किस में हो जाएंगे? ये 3 और 3 आपके सीरीज ऑर्डर में हो जाएंगे। यानी कि 3 ओम और 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। आर की बात करते हैं तो 3 3 6 ओम हो जाएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पर 6 ओम आ जाएगा। अब जो 6 ओम है 4 के साथ किसमें हो जाएगा? जो आपका 6 ओम है 4 के साथ समांतर क्रम में हो जाएगा। यानी कि 6 ओम और
6 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर के लिए हमने एक बात बताई थी आपको कि यदि आर नेट निकालना है समांतर क्रम में, अगर दो प्रतिरोध पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनका नेट रेसिस्टेंट निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट बटे दोनों का सब करते हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा साथियों 6 गुणा 4 बटे 6 प्लस 4। इसको हल करेंगे तो 24 बटे 10 हो जाएगा। तो यानी कि 2.4 हो गया, 2.4 हो गया साथियों। अब 2.4 यानी कि अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे के स्थान पर, इसे पूरे के स्थान पे आप 2.4 ओम का एक प्रतिरोध लगा सकते हो। 3 के साथ साथियों सीरीज ऑर्डर में हो जाएगा। तो लिख देंगे 2.4 ओम, 2.4 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है, 3 ओम श्रेणी क्रम में है। तो अब यदि आर नेट की बात करेंगे, अब यदि इसके आर नेट की बात करेंगे तो साथियों कितना निकलेगा, जोड़ देंगे 3 2 5.4 ओम आ जाएगा। तो सर्किट का जो नेट रेसिस्टेंट निकला साथियों, तुल्य प्रतिरोध निकला है, वो आपका 5.4 निकला है। तब धारा कितनी रहेगी। आई की बात करते हैं तो मैंने बताया तो वोल्टेज में, वोल्टेज में नेट रेसिस्टेंट से भाग करते हैं तो वोल्टेज कितना है आपका 5, और नेट रेसिस्टेंट जो आपका निकला है 5.4। तो इसको साथियों हल करेंगे तो 50 बटे 54 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25 बटे 27। इसको साथियों कैंसिल करेंगे तो 25/27। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी से आने वाली धारा है वो आपकी 25/27 है। अब यहाँ पर आएगी, यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है, इसका यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है। तो अब इसमें कितनी जाएगी, इसमें कितनी जाएगी, सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है सबसे बड़ा। अगर यहाँ 6 ओम है, अगर साथियों यहाँ भी 6 ओम होता तो धारा का बराबर बंटवारा कर देते। और यहाँ पर 6 ओम है, अगर यहाँ भी 6 ओम होता तो धारा का बराबर बंटवारा कर देते, या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 ओम होता तो भी धारा का बराबर बंटवारा कर देते। साथियों तीनों 3 को हमने 6 मान लिया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। तो अब एक बात समझिए, पहले मान के चलो थोड़ी देर के लिए, मान तो अगर ऐसा आपका सर्किट कहीं लिखा मिल जाए, अगर ऐसा कहीं सर्किट बना मिल जाए आपको, मान लो बहने वाली धारा 2 एम्पियर है, यहाँ आपका कितना है 6 ओम लगा है, और मान लो यहाँ पे 12 ओम लगा है। इस कंडीशन में यदि हम आपसे पूछते हैं कि इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी और इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, तो ओम का नियम बताया गया था, ओम के नियम में पढ़ाया गया था आपको कि जो धारा होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध ज्यादा धारा कम, प्रतिरोध कम धारा ज्यादा। तो 6 ओम में ज्यादा बहेगी, 12 ओम में कम बहेगी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब 6 ओम में कितनी बहेगी, 12 ओम में कितनी बहेगी, सवाल यहाँ भी खड़ा हो गया फिर। तो 6 ओम है 12 ओम से जस्ट आधा है। अगर प्रतिरोध आधा है तो धारा जस्ट 2 गुनी होगी। यहाँ तो सीधे से हमने आइडिया लगा लिया, 6 दूनी 12। अगर आपको ना पता लगे तो ऐसा लिख लिया आप। पहली बात तो जो प्रतिरोध बड़ा होता है उसमें एक्स धारा मान लिया करो, ठीक। इसमें ज्ञात करने का तरीका, प्रतिरोध बड़ा 12 है, छोटा 6 है, भाग कर दो, कितना आया 2 आया, तो एक्स का गुणा कर दो 2x हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अगर 6 ओम में बहने वाली धारा को हम एक्स मान लें तो इसमें कितनी बहेगी, मैंने बताया था कि जो बड़ा प्रतिरोध उसको ऊपर लिखो, छोटे वाले नीचे लिखो, गुणा एक्स कर दो। इसे हल करेंगे साथियों तो 3/2x, 3/2x का मतलब हो जाएगा आपका 1.5। तो मान लेते हैं, माना कि 6 ओम में बहने वाली धारा है साथियों वो आपकी x एम्पियर है। 4 ओम में बहने वाली धारा है जो आपकी 4 ओम में बहने वाली साथियों जो धारा निकली है वो कितनी निकली है आपकी 3/2 यानी कि 1.5x, 1.5x। अब आप ये तो कह सकते हो कि x प्लस 1.5x बराबर 25/27। जो धारा है टोटल वो 25/27 ही है, उसी का डिवाइडेशन 2 भागों में हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5 इंटू एक्स बराबर 25/27। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 25/27 गुणा 2.5।
पॉइंट कैंसिल करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 10 बटे साथियों कितना हो जाएगा, 10 बटे 27 हो जाएगा। अगर 27 का 10 में भाग दिया जाए साथियों तो आएगा 0.372। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साथियों ये हुआ कि जो अमीटर का पाठ्यांक है वो 0.372 एम्पियर होगा। यानी कि अमीटर में जो बहने वाली धारा है वो ये निकली, क्योंकि हमने इसमें x मानी है और ये अमीटर 6 के साथ जुड़ा हुआ है, तो अमीटर का जो पाठ्यांक है आपका वो 0.732 आ जाएगा। अगर इसमें निकालनी हो तो 3/2x 1.5 में x का गुणा कर देना। अगर कभी ये पूछ दे कि 4 ओम में धारा, तो 4 ओम में धारा अगर हम पूछ दें तो कितनी हो जाएगी, उसमें लिखा 1.5x, तो 1.5 इंटू एक्स का जो मान निकला है वो 0.372 आया। इसका आप गुणा भाग कर लो, जो है वही आंसर, दोनों को जोड़ोगे तो इसके बराबर ही साथ निकलेगा 25 बटे आपका 27 के बराबर। तो बच्चों अगला प्रश्न है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाती है तब नया प्रतिरोध क्या होगा। और ये प्रश्न साथियों इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दी जाए, यानी एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तब नया प्रतिरोध क्या होगा। साथियों जब कभी लंबाई खींचने की बात की जाए तो इसका मतलब ये कि उसका आयतन को हमने नियत रखा है और लंबाई बढ़ाने प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये बात तो जग जाहिर है। देखिए मान लेते हैं ये हमने मान लिया कि प्रारंभिक लंबाई है उसकी वो कितनी है, l है, और लंबाई खींच के n गुना कर दिया तो लंबाई आपकी हो गई n। ठीक है, आयतन अपरिवर्तित रहेगा, यानी प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन। तो प्रारंभिक आयतन को हमने v1 मान लिया, इसको हमने v2 मान लिया। अब आयतन वाला सूत्र क्या होता है कि क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा करते हैं तो आयतन बन जाता है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल है a1, ये l1, ये a2 हो गया, ये l2 हो गया। तो यदि यहां से हम बात करें a1 बटे a2 की, a1 बटे a2 की बात करें तो निकलेगा l2 बटे l1। जो l2 है वो आप साथियों nl है, जो l1 है वो l है, एक l से l कटेगा तो कितना आएगा, n आएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब r बराबर जो सूत्र होता है साथियों, r बराबर फार्मूला देखना है, r बराबर होता है रो l अपॉन a। यदि r1 की बात करते हैं तो r1 बराबर हो जाएगा l1 बटे a1। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने रो 1 क्यों नहीं किया। तो साथियों तार उसी पदार्थ का है, जब तक पदार्थ ना बदले तब तक रो का मान परिवर्तित नहीं होता है। लंबाई चौड़ाई बढ़ा देने पर घटा देने पर रेसिस्टेंट बदल जाता है, लेकिन रो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम R2 की बात करें तो यहाँ R2 बराबर निकलेगा रो L2 बटे A2। इस समीकरण आपका 2 हो गया। यदि 2 बटे 1 कर दिया जाए, यदि 2 बटे 1 कर दिया जाए तो 2 कितना है आपका, 2 है रो L2 बटे A2 और जी क्या है आपका, ये हो जाएगा साथियों A1 नीचे रो L1, रो से रो आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो बनेगा L2 बटे L1 और यहाँ जो बनेगा A1 बटे A2। L2 का मान क्या है NL, L1 का मान क्या है L, A1 बटे A2 का मान क्या है, A1 बटे A2 का मान है N। L से L कैंसिल आउट हो जाए, कितना आएगा N स्क्वायर। तो साथियों जी निकला है आपका R2 बटे R1 बराबर N स्क्वायर। अगर हम यहाँ से बात करें R2 की, अगर यहाँ से बात करें R2 की तो निकलेगा N स्क्वायर R। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यहाँ से साथियों कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यदि लंबाई को n गुना कर दें तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। देखिए लंबाई को n गुना करें तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो गया। अब लंबाई 2 गुना करें तो प्रतिरोध 4 गुना, लंबाई 3 गुना करें तो प्रतिरोध 9 गुना। तो जो दूसरा नंबर का सवाल है, अगर n बराबर आप 2 रख दें, जहां से n लिखा अगर आप वहां 2 रख दें तो सवाल आपका लग जाएगा। सर तो अगला क्वेश्चन है कि 2 प्रतिरोध हैं, अगर उनको सीरीज ऑर्डर में हम रखते हैं तो 25 ओम आता है उनका नेट तुल्य प्रतिरोध। अगर उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो उनका जो नेट रेसिस्टेंट है वो 4 ओम आता है। तो हमें उन प्रतिरोधों के मान निकालना अलग अलग। जैसा मान लेते हैं कि प्रतिरोध क्या है आपके R1 और R2। श्रेणी क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम की हम बात करें तो फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो, जोड़ करते हैं इसका। R1 प्लस R2 बराबर हो गया आपका 25 ओम, समीकरण नंबर 1। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, यदि हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में सूत्र होता है साथियों कि दोनों का प्रोडक्ट बटे दोनों का
सम, यानी R1 इंटू R2 पर R1 प्लस R2। तो R की है वो कितना दिया आपका, 4 ओम दिया है, 4 रखो। R1 प्लस R2 साथ ही 25 ओम समीकरण 1 से। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड का हम यहाँ करेंगे तो R1 बराबर R2 बराबर 25 चौको 100 ओम मिलेगा। समीकरण से हम 2 मान लें। साथियों सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है कि समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो देखिए साथियों, R1 का मान यहाँ से 25 माइनस R2 हो जाएगा, इसमें रिप्लेस कर देंगे, एक दो समीकरण बन जाएगा। वैसे भी हल कर सकते हैं आप, या फिर एक सूत्र होता है साथियों, a माइनस बी बराबर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो यदि a के स्थान पे R1 रख दें और b के स्थान पे यदि हम R2 रिप्लेस कर दें तो हमारा सूत्र बन जाएगा जी R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 R1 इंटू R2। R1 R2 की वैल्यू कितनी, 25 का वर्ग करेंगे साथ ही 625 आएगा। 25 गुणा R1 R2 का मान दिया आपका 100, साथ ही 400 हो जाएगा। 400 से 625, 2 से 25 बचेगा, 2 से 25 का वर्गमूल निकालेंगे साथियों कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि R1 R2 का जो मान है वो आपका 15 है। अब ये साथियों समीकरण हो गया आपका R1 R2 किस क्रम में मान ले, 3 समीकरण मान लो इसको। वो R1 R2 आपका दिया 25, तो 1 और 3 को अगर हल करेंगे, समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए R1 प्लस R2 बराबर 25 हो गया। यहाँ पर साथियों R1 माइनस R2 बराबर आपका कितना दिया, 15 दिया, जोड़ने पे ये कट जाएंगे तो यहाँ पर 2R1 आ जाएगा। 2R1 बराबर 5 5 10, 2 1 3 1 4, डिवाइड कर देंगे तो R1 बराबर कितना आपका 20 ओम आ गया साथियों। जब R1 बराबर आपका 20 ओम हो गया तो R2 बराबर आपका 5 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से साथियों R1 R2 के मान हम इस तरह से निकाल सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से साथियों बहुत महत्वपूर्ण